दुनिया में आज देखिए 9/11 हमलों के बाद कैसे बदली दुनिया। 20 साल पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ दिल दहला देने वाला चरमपंथी हमला, जिसके बाद बदल गए अमेरिका समेत पूरी दुनिया के समीकरण। 2 दशक में क्या कुछ बदला, जानेंगे आज कवर स्टोरी में। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं विदित मेहरा। कवर स्टोरी में आज बात करेंगे अमेरिका के 9/11 हमले की, लेकिन पहले हेडलाइंस। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने कहा, अफगानिस्तान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर तालिबान की कार्रवाई होती जा रही है हिंसक। इस बीच आज काबुल एयरपोर्ट से दूसरे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक चार्टर विमान ने भरी उड़ान। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफगानिस्तान को अलग थलग करने का होगा गंभीर अंजाम। 7 महीने में पहली बार हुई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच टेलीफोन पर बात। रिश्तों की बहाली की कोशिश। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, गलतफहमी से बचने के लिए जरूरी है कि बातचीत होती रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोप प्रमुख ने कहा, सालों तक रहेगा कोरोना वायरस। नए वेरिएंट्स की वजह से हर्ड इम्यूनिटी हासिल करना मुश्किल। बीते 24 घंटे में भारत में सामने आए कोरोना के करीब 35,000 नए मामले। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। बीस साल पहले एक घटना हुई जिसने अमेरिका और दुनिया को बदल दिया। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हमले के बाद अमेरिका ने चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई छेड़ी। अफगानिस्तान का युद्ध भी इसी का नतीजा था। इस बार 9/11 की बरसी इसलिए भी खास है क्योंकि अमेरिका ने 20 साल पहले जो जंग छेड़ी वो इस साल खत्म हुई, लेकिन इस जंग का असर कईयों पर बाकी है। इसकी चर्चा आज कवर स्टोरी में। बीस साल पहले दुनिया सन्न रह गई थी जब 2 बोइंग 767 विमान न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची 110 मंजिला बिल्डिंग ट्विन टावर से टकराए और 3,000 से ज्यादा लोग मारे गए। जांचकर्ताओं के मुताबिक इस्लामिक चरमपंथियों का नेटवर्क अल-कायदा इस हमले के लिए जिम्मेदार था। आइए एक नज़र डालते हैं 11 सितंबर की उस सुबह पर जो त्रासदी में बदल गई, जिसने अमेरिका और दुनिया को बदल दिया। 20 साल पहले न्यूयॉर्क में मंगलवार की एक सुबह लोग गवाह बने उस घटना के जिस पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वो घटना जिसने इतिहास को बदल दिया। न्यूयॉर्क की पहचान ट्विन टावर्स से घना काला धुआं निकला। I'm just being told that what's happened here is that a plane has crashed into the World Trade Center. पहले टावर से उठते घने धुएं की तस्वीरें टेलीविजन पर सारी दुनिया देख रही थी। कि तभी एक और विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दूसरे टावर से टकराया। ये घटनाक्रम महज कोई दुर्घटना नहीं थी। राष्ट्रपति बुश को इसकी जानकारी दी गई। वो उस समय एक स्कूल का दौरा कर रहे थे। आग बढ़ती जा रही थी और दोनों टावर्स को खाली कराया जा रहा था। तीसरा विमान वॉशिंगटन में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस बार निशाने पर था अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन। हमले में इस इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया। उधर न्यूयॉर्क में 2 में से एक टावर धराशायी हो गया। इसी बीच चौथा विमान पेंसिल्वेनिया में दुर्घटनाग्रस्त होने वाला था। बाकी 3 उड़ानों की तरह चौथा विमान भी कमर्शियल फ्लाइट थी। ये विमान शैंक्सविले कस्बे के पास एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
शायद इरादा था यूएस कांग्रेस पर हमले का, लेकिन ये विमान अपने निशाने तक नहीं पहुंच पाया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का दूसरा टावर भी धराशायी हो गया। 2 घंटे से भी कम समय में लगभग 3000 लोगों की जान चली गई। हमलावरों का संबंध चरमपंथी संगठन अल-कायदा से था। उन्होंने विमानों का अपहरण किया और उन्हें मिसाइलों की तरह इस्तेमाल किया। ट्विन टावर्स पर हुए हमले में 2606 लोग मारे गए। पेंटागन में 125 लोगों की जान गई। हमलों में मारे गए लोग किसी एक देश के नहीं, बल्कि 77 देशों के नागरिक थे। साल 2001 के बाद हर साल 11 सितंबर को पूरा अमेरिका ठहर जाता है। ध्वस्त हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जगह बने 9/11 मेमोरियल पर इन हमलों में मारे गए लोगों को याद किया जाता है। हर बार की तरह इस बार भी शनिवार 11 सितंबर को स्थानीय समय के हिसाब से सुबह 8:46 पर 1 मिनट का मौन रखा जाएगा। 9/11 हमलों के जिम्मेदार माने जाने वाले अल-कायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने उत्तरी पाकिस्तान में खोज कर मार दिया, लेकिन FBI का दावा है कि खालिद शेख मोहम्मद, जिन्हें KSM के नाम से जाना जाता है, वो इस हमले के मुख्य सूत्रधार थे। FBI ने खालिद शेख मोहम्मद को साल 2003 में पाकिस्तान से पकड़ा। 9/11 हमलों के 20 साल बाद भी खालिद शेख मोहम्मद और उनके मुख्य सहयोगी गुआंतनामो बे जेल में बंद हैं। साल 2009 में राष्ट्रपति बनने पर बराक ओबामा ने कहा था कि वो साल भर के भीतर इस जेल को बंद कर देंगे, लेकिन ये अब भी खुली हुई है और यहाँ बंद हुए लोगों को इंसाफ मिलने की राह लंबी होती जा रही है। देखिए गुआंतनामो बे से BBC संवाददाता अली मकबूल की ये रिपोर्ट। क्यूबा के एक कोने में 9/11 हमले से जुड़ा एक शातिर संदिग्ध अब भी सलाखों में बंद है। गुआंतनामो बे में आज भी तमाम कैदियों को नहीं पता कि आगे उनका क्या होगा। अमेरिकी प्रशासन ने हमें यहाँ आने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन हम किन लोगों और सुविधाओं को दिखा सकते हैं इसकी उन्होंने ज्यादा गुंजाइश नहीं छोड़ी है। उन्होंने हमें डिटेंशन फैसिलिटी के पास जाने की इजाजत नहीं दी है, जहाँ बाकी कैदियों को रखा गया है। यहाँ के कई मूल कैंप बहुत पहले ही इस्तेमाल होने बंद हो गए थे। अभी यहाँ 39 कैदी हैं। कुछ की रिहाई का रास्ता साल 2010 में ही साफ हो गया था, लेकिन वो अब भी छूटने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कुछ और कैदियों को हमेशा यहीं रखा जाएगा, क्योंकि माना जाता है कि बाहर निकलने पर वो खतरा बन सकते हैं। लेकिन 10 कैदी ऐसे हैं जिनके खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं और वो मिलिट्री ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। इनमें 5 लोग ऐसे भी हैं जिन पर 9/11 हमले में शामिल होने का आरोप है। पिछले 1.5 साल से ज्यादा वक्त में इन 5 लोगों को पहली बार एक साथ कोर्ट में ले जाया गया। हमें इसका वीडियो बनाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन हम गैलरी में उस कांच के पीछे ही थे जहां इन लोगों को ट्रायल से पहले की सुनवाई के दौरान रखा गया था। यहाँ आगे लाल दाढ़ी वाले खालिद शेख मोहम्मद खड़े थे। माना जाता है कि 9/11 हमले के पीछे उन्हीं का दिमाग था और वही इस हमले का आइडिया लेकर ओसामा बिन लादेन के पास गए थे। अदालती कार्रवाई बहुत धीमी थी। बहस में एक बड़ा मुद्दा ये था कि किन चीजों को सबूत माना जाए और प्रताड़ना की वजह से किन चीजों को सबूत न माना जाए। यही वजह है कि 9/11 हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को इस मामले में जल्द इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। उनमें से कुछ लोग सुनवाई के दौरान यहाँ गैलरी में मौजूद थे। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या इसका कोई अंत है। लंबे समय तक इसकी कोई उम्मीद भी नजर नहीं आई है, लेकिन अब ये मामला अधर में है, क्योंकि प्रताड़ना की वजह से बयान पर भरोसा किया जाए या ना किया जाए, बहस अब इस पर हो रही है। तो अतीत में की गई गलतियां 9/11 हमले के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की राह में बाधा बनकर खड़ी हुई हैं, और ऐसे में जब ट्रायल की कोई तारीख तक निश्चित नहीं है, ऐसा लगता नहीं है कि ये डिटेंशन सेंटर जल्दी बंद होगा। कईयों को न्याय का इंतजार है तो कईयों के जख्म अब भी हरे हैं। मेरे बच्चे 7 और 8 साल के थे। उन्हें पाल पोस कर बड़ा करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं अपने पति के लिए रो भी नहीं पाई। मैं अब 64 साल की हूँ। मैं खुश हूँ और अपने बच्चों से प्यार करती हूँ, लेकिन माइक मेरी जिंदगी में नहीं है। मेरे साथ कोई नहीं है जिसके साथ मैं बूढ़ी होती। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं विदित मेहरा। 11 सितंबर के हमलों के बाद अमेरिका ने आतंक के खिलाफ जंग छेड़ी। गुआंतानामो बे भी उसी का हिस्सा था। अफगानिस्तान और इराक पर आक्रमण भी आतंक के खिलाफ इस जंग का ही हिस्सा था। अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य सहयोगी गठबंधन सैनिक कुछ हफ्ते पहले ही अफगानिस्तान से लौट गए हैं और अफगानिस्तान में फिर से तालिबान का राज हो गया। उसी तालिबान का जिस पर इल्जाम लगा था 9/11 के लिए जिम्मेदार ओसामा बिन लादेन को पनाह देने का। 9/11 हमले ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। इस हमले के बाद नीतियों में तमाम बदलाव किए गए, जिनमें हवाई यात्रा में बदलाव, मुस्लिम विरोधी भेदभाव और सेंसरशिप में बढ़ोतरी शामिल थे। आइए जानते हैं कि हमले के 20 साल बाद दुनिया में क्या बदलाव आए हैं। 9/11 हमले को 20 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। दुनिया भर में तमाम लोगों को आज भी याद है कि ट्विन टावर से विमान टकराने के वक्त वो लोग कहां थे और क्या कर रहे थे। तो इन बीते 2 दशकों में दुनिया किस तरह से बदली है। हमले के अहम नतीजों में से एक है अमेरिकियों की प्रतिक्रिया। इससे मेरा आशय अफगानिस्तान और इराक में सैन्य दखल से है। इराक को देखें तो मुझे लगता है कि वहां और अफगानिस्तान के इतिहास को समझे बिना समाज को नए सिरे से खड़ा करना एक गलती थी। ये जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन तब से मुसलमानों के प्रति धार्मिक पूर्वाग्रह काफी बढ़ गए हैं। साल 2017 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 48% वयस्क अमेरिकी मुसलमानों ने कहा कि निजी तौर पर उन्हें किसी न किसी तरह से भेदभाव का सामना करना पड़ा है। इस दौर में हमने अरब और मुस्लिमों के खिलाफ जो पूर्वाग्रह बढ़ते हुए देखे हैं वो बहुत ही कष्टदायी थे, लेकिन इस एक्शन पर भी एक रिएक्शन हुआ है। हमने देखा कि अमेरिका के भीतर ही कई लोगों ने इन पूर्वाग्रहों को तोड़ने के प्रयास किए हैं। हमने देखा है कि तब से धार्मिक विविधता में बदलाव आया है। मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी का दोबारा इस्लामीकरण अपने चरम पर पहुंच चुका है और हम धार्मिक मामलों में विविधता के दौर में जी रहे हैं। एयरपोर्ट के अंदर और बाहर सुरक्षा दोगुनी कर दी गई है। हमले के कुछ दिनों बाद अमेरिका ने परिवहन सुरक्षा प्रशासन और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग का गठन किया था। इन दोनों संस्थाओं ने देश भर में कई नए पैमाने लागू किए हैं। यात्रियों की सुरक्षा के मामले में आए बदलाव सबसे अहम पहलू हैं। 9/11 हमले के ठीक बाद एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन की व्यवस्था लागू की गई थी। आर्ट पर भी सेंसरशिप बढ़ा दी गई थी, खासकर उन पर जिनमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जिक्र था, फिर चाहे वो हमले के पहले ही क्यों न बनाई गई हो। 9/11 हमला लंबे वक्त तक सिनेमा और मीडिया के केंद्र में था। साथ ही मीडिया उद्योग में भी यह हमला निर्णायक साबित हुआ। तब न तो ट्विटर था, न तो फेसबुक और न ही यूट्यूब। ऐसे में टेलीविजन ही हमारे लिए सूचना का प्रमुख स्रोत था और हम कुछ नए शब्दों से भी वाकिफ हुए, जैसे आतंकवाद, आतंकवाद के खिलाफ जंग और शैतानियत की दूरी वगैरह। तो इन 20 सालों में हमने क्या सीखा है? इस तरह के हमले दोबारा होने से रोकने के लिए हमें अपने सुरक्षा एहतियातों को बेहतर बनाना था। हमने इसे हासिल किया है। मुझे लगता है कि इस हमले और इसके बाद शुरू हुई जंग के नतीजों से हम आज भी जूझ रहे हैं, खास तौर से अरब देशों में। मुझे लगता है कि इसके सबक सीखने के लिए हमें और 20 साल इंतजार करना पड़ेगा। 9/11 की घटना में कुछ भारतीयों की भी जान गई थी। ट्विन टावर में लगभग 50,000 लोग काम करते थे। उनमें से एक थे मणिपुर के जुपिटर याम्बेन, जो साल 1981 में अमेरिका आए थे। उन्होंने एक अमेरिकी महिला से शादी की और उनका एक बेटा भी हुआ। वो ट्विन टावर के एक रेस्टोरेंट में मैनेजर थे। 11 सितंबर 2001 को वो ड्यूटी पर मौजूद थे, तभी ट्विन टावर पर हमला हुआ, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। और बीबीसी दुनिया में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 20 साल पहले भी इंटरनेट ने कैसे झूठे दावों को दी थी हवा। दिखाएंगे ये कहानी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं विदित मेहरा। 11 सितंबर 2001 के हमले के बाद इंटरनेट पर तमाम तरह के झूठे दावों की एक तरह से बाढ़ आ गई थी। उनमें से कई दावों को फौरन खारिज कर दिया गया था, लेकिन कई दावों में नस्ली और यहूदी विरोधी बातें कही गई थी। 20 साल बाद वो तमाम झूठे दावे हमें ये याद दिलाते हैं कि इंटरनेट किसी सच को किस हद तक झूठ बता सकता है। ट्विन टावर्स पर जब हमला हुआ, ऑनलाइन जर्नलिज्म ने एक नए दौर में प्रवेश किया। हमले से सन्न दुनिया ने पूरा वाकया जानने के लिए वेबसाइट्स का रुख किया जो क्रैश हो रही थीं, और कुछ ही दिनों में मनगढ़ंत बातें और साजिश के दावे वायरल हो गए। कुछ बातें एकदम बेतुकी थीं, कुछ यकीन करने लायक। आइए हम आपको बताते हैं वो 3 मनगढ़ंत बातें जो 11 सितंबर के हमले के बाद तेजी से फैलीं। इनमें सबसे प्रमुख ये थी कि हमलों के पीछे यहूदियों की साजिश थी। एक अखबार की खबर थी कि हजारों यहूदियों को मारा गया था। इस खबर को जहन में रखकर कुछ लोगों ने इन हमलों को चेतावनी के संकेत के तौर पर देखा। हमलों से बड़े पैमाने पर नफरत और अविश्वास को बल मिला। लोग अपने अपने हिसाब से इसके मायने निकाल रहे थे। एक मनगढ़ंत बात ईमेल के जरिए तेजी से वायरल हुई। इसमें फ्रांस में 16वीं सदी में हुए भविष्यवक्ता नास्ट्रेदमस की कथित भविष्यवाणी का हवाला दिया गया। उनकी कथित भविष्यवाणी को कई तरह से बताया गया, लेकिन जिस कथित भविष्यवाणी को नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी बताया जा रहा था वो उनकी थी ही नहीं। हमलों के बाद अमेरिका में अमेज़न पर नास्ट्रेदमस की किताबों की मांग बढ़ गई थी। 9/11 हमले के बाद इंटरनेट पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हुई। ये तस्वीर एक पर्यटक की थी जिसे विमान के टकराने से ठीक पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के एक टावर की चोटी पर खींचा गया था। दोस्तों के लिए ये एक बुरा मजाक था, लेकिन ये मीम का एक शुरुआती उदाहरण बन गया जिसे बाद में कई तरह से पेश किया गया। साल 2016 में एक स्टडी में पाया गया कि 50% से ज्यादा अमेरिकी ये मानते हैं कि उनकी सरकार 9/11 हमले के बारे में जानकारी छिपा रही है। सबसे ज्यादा नुकसान इससे हुआ कि इन मनगढ़ंत बातों ने नस्लवाद और सरकार पर अविश्वास को बढ़ावा दिया, जिन्होंने हमले में जीवित बचे लोगों की तकलीफ को बढ़ाया। 20 साल बाद भी इन मनगढ़ंत बातों को खारिज करना जरूरी है। तो ये थी 9/11 पर बीबीसी की खास पेशकश। आपको ये पेशकश कैसी लगी आप मुझे ट्वीट करके जरिए बता सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @bbcvidet।